3 की परिचर्चाएं जारी हैं। आज इस परिचर्चा में जो शामिल हुए हैं सभी महानुभावों का मैं सर्वप्रथम परिचय करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बीच हमारी इस परिचर्चा में सबसे वरिष्ठ हैं इस नाते श्री रूपराम जी मून साहब, आप कांग्रेस का पक्ष प्रस्तुत करने आज पधारे हैं। बराबर विराजे हैं श्री अशोक जी वर्मा। ये पूरा शहर जो है बड़े लंबे अरसे से इनकी आवाज से वाकिफ है और आज अशोक जी वर्मा सीपीएम का दृष्टिकोण रखने के लिए मतदाताओं के सामने उपस्थित हुए हैं, इस परिचर्चा के सहभागी बने हैं। मेरे बराबर विराजे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बाबू साहब, आप पेशे से प्रोफेसर हैं, विज्ञान के प्रोफेसर हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधि के बतौर पर आज इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। मेरे बराबर विराजे हैं श्री संजय आर्य जी। इन परिचर्चाओं में बहुत सारी बातें उठती हैं, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। आप लोगों की तरफ से, मतदाताओं की ओर से बहुत सारी जिज्ञासाएं हमें यहाँ नोट करवाई जाती हैं। कुछ आपके नाम से, कुछ आपके भाव जो है हम इन प्रतिनिधियों के सामने हर दिन रखते हैं। श्री संजय आर्य जी इन परिचर्चाओं का विश्लेषण करते हैं और आपकी भावना जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधियों के समक्ष रखते हैं। बराबर विराजे हैं श्री मनोज जी प्रवासा, आप प्रोफेसर हैं, शिक्षक नेता हैं और आज की परिचर्चा में हमने आपको विशेष तौर पर आमंत्रित किया था कि राज्य प्रशासन को चलाने के लिए कर्मचारियों की महती भूमिका होती है, कर्मचारियों की भी अपनी व्यथा है। आज हम चाहेंगे कि कर्मचारियों का पक्ष जो है वो रखें। इस विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो भी मतदाता वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। आज श्री मनोज जी उन कर्मचारियों की ओर से वो इस परिचर्चा में पधारे हैं। बराबर विराजे हैं श्री रूप सिंह जी तंवर साहब, आप पत्रकार हैं, आज बीजेपी के बतौर प्रतिनिधि हमारी इस परिचर्चा में पधारे हैं। इसके साथ ही आप एक पत्रकार की दृष्टि भी रखते हैं। आज इस परिचर्चा में मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले श्री मनोज जी कड़वासला साहब से। श्री मनोज जी, राजस्थान विधानसभा का चुनाव जो है 2003 एकदम 5-6 दिन रह गए। हर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी वर्ग अपनी अपनी बात भावी जो विधायक हैं, आने वाली असेंबली जो बननी है जिन लोगों से, उनके सामने अपने अपने तरीके से रख दी आई है। सभी पक्ष अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कर्मचारियों का अपना एक पक्ष है। आज हम चाहेंगे इस मौके पर कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि इस परिचर्चा में मौजूद हैं। आप कर्मचारियों का क्या पक्ष है वो आप मतदाताओं को और इन सभी प्रतिनिधियों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। मैं संगरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को कर्मचारियों के बारे में बताना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं 7.5 लाख कर्मचारी हैं, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 2.5 लाख शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, दूसरे मंत्रालय वर्ग के कर्मचारी, जो 4th क्लास के रूप में काम करने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो सारे शामिल। कर्मचारियों के साथ मैं पूर्व से बात शुरू करूं, सन 93 से जी, जब बीजेपी का शासन भी था, 93 से 98 से लेकर के और 98 के बाद 2003 तक अब जो वर्तमान में कांग्रेस का शासन चल रहा है, उसमें भी कर्मचारियों के साथ 93 से लेकर 98 तक बीजेपी के जो प्रशासक थे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के शासनकाल में कर्मचारियों के साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं था। उस वक्त के जो कर्मचारियों के साथ जो काम के बदले वेतन की बात, ठीक है, कर्मचारी काम करते हैं और काम के बदले उनको वेतन मिलता है। हमारे कर्मचारियों के उस वक्त के बोनस के रूप में मिलने वाली सुविधाएं, उसके बाद में कर्मचारियों के साथ जो उनकी खुद की
जो मतलब वेतन श्रृंखला में जो है जी करीब 7 के करीब 6-7 वेतन श्रृंखलाएं जो है वो निम्न कर्मचारियों की, जो छोटे रूप में कर्मचारी आते हैं ऊपर से, यानी उनके साथ भी राज्य सरकार ने, पहले की राज्य सरकार ने कुछ ज्यादा अच्छा होता है। बीजेपी के काल की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के काल की बात बता रहा हूँ जी। और उसके बाद 5वां वेतन आयोग जब आया तो उस 5वें वेतन आयोग में यानी सन 97 में 98-99 से एक समझौता हुआ राज्य सरकार के साथ, और वो समझौता मैं आपको बताऊं 23 दिसंबर 97 के लिखित समझौते में स्पष्ट अंकित किया गया था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान समरूप वेतन मानती है। ये समझौता बीजेपी ने किया था? हाँ, ये बीजेपी के साथ राज्य कर्मचारियों का समझौता हुआ जी। और समझौते की शाही सूखी ने थी 17 फरवरी 98 को जारी एक बुकलेट में, जिसमें शिक्षक भी थे, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों में शिक्षक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। उन्हें केंद्र के समरूप वेतनमान न देकर राज्य सरकार ने लिखित समझौते का उल्लंघन किया और जिसमें 2.5 लाख शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा विश्वास किया। ये उस वक्त की बात, बीजेपी का जी। और उसके बाद राज्य सरकार का आगे 98 में कांग्रेस का जब शासन है, कांग्रेस के शासन में कर्मचारियों के साथ ये सोचा था, कर्मचारियों में बहुत बड़ी भावना थी, उस वक्त बड़ा आक्रोश था बीजेपी सरकार के विरुद्ध कि ये जो आने वाली आगे वाली सरकार आएगी वो कर्मचारी हितों के, यानी कर्मचारी के हितों को उठारा घास बिल्कुल नहीं करेगी। और एक बहुत बड़ा हौसला था, कर्मचारी लामबंद थे, जैसे आज हमारे कर्मचारी नेता संयुक्त कर्मचारी महासंघ के और दूसरे शिक्षक संगठनों के भी जो कर्मचारी नेता है, आज जो एक सुवर्चित में कांग्रेस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका एक कारण है कि एक बहुत बड़ी आशाएं थी गहलोत सरकार से। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ हमारे शिक्षक संगठनों का एक समझौता, और आज एक पत्र है अशोक जी गहलोत का, एक पत्र शिक्षकों के साथ समझौते का उन्होंने उस वक्त गहलोत सरकार को लिखा था कि ये जो कर्मचारी हितों में जो कर्मचारियों की जो सुविधाएं वो इनको पर्याप्त रूप से दी जाए। जी। यानी चाहे वो वेतनमान के रूप में हो, 5वें वेतनमान उनका जायज पुरजोर सिफारिश की माननीय अशोक जी ने, उस वक्त ये पार्टी के अध्यक्ष थे, जो हमारे कर्मचारी नेता उनसे मिले और उनका आज एक पत्र भी है और उन्होंने ये कहा भी इनको मिलना चाहिए। और जब खुद के पास शासन आ गया तो कर्मचारियों के हितों पे इन्होंने बुरी तरह से तलवार चलाई। जी। जो कर्मचारी जो जिस हित में काम करने वाले छोटे कर्मचारी 5वां वेतन आयोग का आभार निश्चित रूप से मानते हैं कि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की सरकार चल रही है। कई बार हम वहां से भी सोचते हैं कि वहां छंटनी का जो रूप आ रहा है वो तो एक आर्थिक दृष्टि से मैं कहूंगा कि कर्मचारियों के ऊपर जो तलवार चल रही है वो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत वो चल रहा है, और उस सरकार के अंतर्गत भी उन्होंने वो छंटनी जो करते हैं वो यहाँ की जो हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो अशोक जी की सरकार है, यानी वो हमारे इतने हिमायती होते हुए कर्मचारियों के हिमायती, जिस वक्त उनके पास शासन नहीं था जी, और जब शासन आ गया उनके पास तो उन्होंने उन बातों को मुद्दा केंद्र पे जो गेंद थी वो केंद्र के पाले में। यानी मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि पहले 96 में सारे कर्मचारियों ने जोर लगा के बीजेपी को हराने का प्रयास किया पूरा प्रयास इस आशा में गहलोत सरकार जो है वो आपके साथ न्याय करेगी। लेकिन आज के दिन आप ये कह रहे हैं, जबकि 5 साल बीत गए, आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि वही काम जो पिछले 96 में आपने बीजेपी के विरोध में किया था, आज कर्मचारी जो है कांग्रेस से नाराज। हाँ, उस वक्त की बीजेपी सांपना थी तो ये नागनाथ है, कांग्रेस वाले नागनाथ। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, इस प्रकार से कर्मचारी कभी बीजेपी की ओर कभी कांग्रेस की ओर यदि इस प्रकार से घूमते और अपने संगठन को इस तरह से नचाते तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में तो खुद ही बोलेंगे। आपका भाव मेरा कहने का मतलब ये, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं इस चीज को इतना समझता हूँ दर्द को कि वास्तव में पीड़ित महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की बुरी निर्माता बना दिया गया, मेरा ये
पूछने का आपसे आशय ये है, तो क्या हमें अपने संगठन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? जी, आपने बहुत सही बात कही है। श्री कड़वासा जी, क्या कारण रहा कि राजस्थान में कर्मचारियों के संगठन जो हैं वो इतिहास की बात बन गए, कर्मचारियों के संगठन जो हैं वो मजबूत नहीं है, और आज का युग जो है वो संगठन का युग है, संगठन में शक्ति है। ऐसा कौन सा कारण कर्मचारी संघों की ओर से कमी रही कि उनके संगठन टूट गए? ये मुख्य मुद्दा है कि तो अपने इस बात को जानते ही हैं कि भाई संगठन में सबसे बड़ी ताकत कमजोरी आई। किसी कवि ने कहा है कि सज्जो एक संगठन पंथ पलटन राज लुटन आज। जी जी। और मन में मिलखा अपना नैन सुरा पर कांधे का अपने मेल करो, तो ये जब भावना आ जाएगी सब कर्मचारियों मिल करके, उस दिन तो सारे एक होकर और अपने आप जब आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक पार्टी यानी पूछे कर्मचारी ये नहीं चाहता। कर्मचारी राज्य सरकार की एक धरोहर है, कर्मचारी उसका एक हिस्सा है, अंग है राज्य सरकार का, वो हमारे शासक हैं, हम उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्मचारी लोग हमारा जो एक बहुत बड़ा हमें एहसास है, हमारी मर्यादाएं है वो खो दे। हमें काम करना है और ठीक ढंग से काम करना है, परंतु हमारी जो सुविधाएं वाजिब सुविधाएं हैं वो जो राजनेताओं को मिल रही है वो अपनी तरफ नहीं देखते। बिल्कुल, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं इसके बीच में, जैसे आप देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के चाहे सब जिसमें सभी पार्टियों के लोग आते हैं, विधायक हैं, विधायकों को क्या मिलता है और राज्य कर्मचारी को क्या मिलता है। राज्य सरकार बार बार कहती है कि कर्मचारियों को बहुत कुछ मिलता है और हम उससे भी उनको यानी उनके काम से भी ज्यादा उनको दे रहे हैं कि खुद जब पार्लियामेंट में चाहे विधानसभा में बैठ करके जब अपने हितों की बात करते हैं, एमएलए खुद बात करते हैं या एमपी बात करते हैं, तो एक स्वर में वो हाथ उठा करके और अपने वेतन और भत्ते पास करवा लेते हैं। उस वक्त प्रदेश की जनता, ये हमारी जो जनता है, जो माननीय मतदाता है, वो देखते ही रह जाते हैं। क्योंकि कर्मचारी हम तो प्रत्येक परिवार से जुड़े हुए हैं, वो भी मतदाता है, सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक विधायक को राजस्थान में मिलने वाली सुविधा जोड़ के आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक विधायक को क्या मिलता है? वेतन 3,000 रुपए प्रति माह मिलता है और विधानसभा सुविधाओं समेत एक उसकी मासिक जो वेतन है प्रति माह वो 3,000 रुपए एक विधायक को मिलता है और विधानसभा क्षेत्र में भत्ता भी है वो उसे 8,000 रुपए प्रति माह मिलता है। और राज्य से बाहर होने पर एक कर्मचारी को, चाहे वो प्रथम श्रेणी का कर्मचारी है, फर्स्ट ग्रेड का कर्मचारी है, उसे 70 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलता है और उस एमएलए को, उस विधायक महोदय को 400 रुपए प्रतिदिन, बाहर रहने में 400 रुपए प्रतिदिन का उसे भत्ता मिलता है। मनोज जी, इस मुद्दे पर बाद में आएंगे, पर आपका ये मुद्दा जारी रहेगा। श्री तंवर साहब, बीजेपी इस वक्त आपकी जो भावी मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा जी, वो बार बार ये कह रही है कि ये जो चुनाव है ये कर्मचारियों और कांग्रेस के बीच में है और आप कर्मचारियों का बढ़ चढ़ के पक्ष ले रहे हैं। कर्मचारी कैसे भूल जाएं, क्योंकि 98 को कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपका स्वरूप कैसे भूल जाएं बीजेपी का? आप पुनः उन कर्मचारियों को किस तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों आपका साथ दे? कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास दिलाया जा रहा है कि आपके साथ जो पहले हमारे से गलती हुई उस गलती का हमें एहसास हुआ है और कांग्रेस ने जो अब इस तरह से पिछले 5 सालों में जो कुछ किया है, जो बात वास्तव में उनके साथ करना चाहिए। इन्होंने खजाना खाली की बात बार बार कहते रहे कि हमारे पास खजाना खाली है, कांग्रेस सरकार ने ये कहते हैं, और अपनी जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को न देकर अन्य ऐसी स्थानों पर अपने पैसे खर्च किए, जिसका एक नाटक बन के रह गया। इसलिए आज भाजपा सरकार ये इस बात को कह रही है कि कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भाजपा सरकार पूर्ण रूप से देगी। इस कांग्रेस की सरकार से आप छुट्टी पाइए और हमें मौका दीजिए। जी, रूप सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि हम वैसा नहीं करेंगे, उस बात को भुला दीजिए और कर्मचारी आपका साथ दें कांग्रेस को हटाने में, ये आप कहना चाह रहे हैं। श्री रूपराम जी मून साहब, श्री मनोहर जी ने कर्मचारी नेता के नाते कर्मचारियों की जो व्यथा रखी है उसमें एक खास बिंदु इनका ये है कि धोखा हुआ उनके साथ। बीजेपी ने उनको सताया, कांग्रेस ने 98 में उनको पुचकारा, लेकिन पुचकार के उसके बाद कर्मचारियों के साथ जो किया, जैसा प्रोफेसर भांबू भी कह रहे थे
कि कर्मचारियों को राजस्व लवाजमे का, वो प्रशासनिक लवाजमे का सारा काम जो है वो टीचर्स पर डाल दिया। विशेष कर उनको पशुओं की गणना से लेके, तूड़ी बांटने से लेके, घूघरी बनाने से लेके उन कामों में लगा दिया। और आपके बच्चे जो उसी गांव के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, वो गुरुजी जब मतदाता संशोधन में लगेंगे, जो मैंने पहले काम गिनाए हैं उन कामों में लगेंगे, तो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे कब? तो कर्मचारियों को आज की स्थिति ये है कि कर्मचारी, राजस्थान का कर्मचारी नाराज है, ऐसा कर्मचारी संघ के नेता श्री करवास आदि कह रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस राज की तरफ से आप कैसे कर्मचारियों को मनाएंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मेरा इस बात से पीछा छूटता है कि माफी मांगने से कर्मचारी माफ कर रहे हैं, क्योंकि तंवर साहब ने माफी मांग ली और कर्मचारी उस बात को भूल जाएगा। तो कांग्रेस ने ऐसी कोई गलती नहीं की। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बन जाती हैं कि जितना कुछ देने का वादा किया जाता है, कि जब वादा किया जाता है परिस्थितियां और किस्म की होती हैं, और जब उन वादों को पूरे करने के स्टेज में आदमी पहुंचता है तो परिस्थितियां ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए या फिफ्थ पे कमीशन कह लीजिए या आर्थिक स्थिति कह लीजिए, उसमें परिस्थितियां कुछ चेंज होगी। कर्मचारियों के साथ कांग्रेस एक ऐसी जमात है, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, गृहिणी, विद्यार्थी, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। ये एक सामूहिक पार्टी है जो समाज के हर हिस्से का व्यक्ति से कांग्रेस का संबंध है। कुछ परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस शायद कर्मचारियों को जो कुछ देना चाहिए था वो नहीं दे सकी, इसके लिए मुझे मानने में कोई कोताही नहीं है। नंबर 2, कर्मचारी भाई जो हैं, अगर तंवर साहब के माध्यम से बीजेपी को माफ कर सकते हैं और कांग्रेस ने कहीं कोताही की है तो आप भी कर्मचारियों को कहेंगे क्या? मैं भी कांग्रेस की तरफ से इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि छोटी मोटी कोई गलती है तो ये माफ करेंगे। निश्चित और ये हिंदू संस्कृति का एक नियम है कि माफी मांगने के बाद में कोई शिकायत रहती है। श्री रूपराम जी, बहुत गंभीर मुद्दा आया था, चुनाव जब सर पे था उस वक्त, इसी विधानसभा चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं मैं। आपके एक जिम्मेवार मंत्री ने कर्मचारी कहीं इस चुनाव में हमारे खिलाफ कुछ न करें, इसलिए सारे सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये बात आई थी एक मंत्री की ओर से कि राजस्थान के चुनाव के लिए जो कर्मचारी नियुक्त होने हैं वो केंद्र के कर्मचारी हों व दूसरे राज्यों के कर्मचारी हों। आप पहले कर्मचारियों पर एकदम अविश्वास कर चुके हैं। ऐसा है कि मंत्री का स्टेटमेंट है था, ये बात सत्य है और इसको ना करना, मेरे ये बात हाउस में गई हुई है, इसलिए वो बात झूठी हो नहीं सकती। हाउस में कमिटमेंट जो होता है वो सच्चा होता है जी। और कांग्रेस ने जब बाई इलेक्शन हारे, हो सकता है कि कांग्रेस की कुछ गलतियों से बाई इलेक्शन हारे हो। जब बाई इलेक्शन हारे तो आदमी को थोड़ा सा मायूस होता है, मायूस होने के बाद में बागड़ी में कहावत है, वो मायूसी का स्टेटमेंट था, मायूसी का स्टेटमेंट था और एक बागड़ी में सीधे सी बात है कि चौधू का सही मारू है। तो भी उस स्टेज पे कर्मचारी जमात ही इनको दिख रही थी, इसको भी मेरे मानने में कोई मेरे को इतराज नहीं है, पर ओवरऑल जो राजस्थान की सरकार था उसका ये विचार ऐसा नहीं था। ये अगर कोई कर्मचारी इस रूप में ले, उसको एक्साइटमेंट में कह दिया गया, उसको बाद में हाउस में सीएम ने जो उसके ही बात को एक्सेप्ट वापस भी ले लिया कि ऐसा हमारे किसी साथी ने गलती से कह दिया, तो ये पूरी सरकार की तरफ से बात नहीं थी। तो ऐसा कई बार के हार जीत के चक्कर में जो है ना, अपन भी अगर उस स्टेज में हो तो निकल जाती है। वैसा सरकार का ऐसा कोई मानस नहीं है कि कर्मचारी बाहर का और ये खराब कर देंगे, ये वो कर देंगे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। क्या मैं आप मेरे से क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कमिटमेंट हाउस में हुआ है, ये तो मैं कह रहा हूँ तो मंत्री तो 5 साल में की सरकार का ही होगा, आपका कहाँ से आएगा? इससे पहले कि श्री मनोहर जी बीजेपी और कांग्रेस से अपनी व्यथा सीधे तौर पर प्रश्न के रूप में कहें, मैं श्री अशोक जी से कहना चाहूंगा। श्री अशोक जी, कर्मचारियों को की व्यथा जो है बीजेपी और कांग्रेस के प्रति आपने सुनी, आप कर्मचारियों का साथ देंगे, कर्मचारियों के मानस से कितने सहमत है आप? हम इन दोनों सरकारों के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है चाहे वो कांग्रेस का है, इनका पूरा जो काम करने का करैक्टर है वो कर्मचारी विरोधी, विद्यार्थी विरोधी और पूरा
इस स्टाइल से चल रहा है कि उसमें जो आम मेहनत करने वाला आदमी है और आम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है या दूसरे क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, उन के विरुद्ध इनकी हर नीतियां रहती है। वो एक बार ये कह देंगे कि कर्मचारी हमारे साथ आ जाओ, या ये कह देंगे कर्मचारी हमारे साथ आ जाए। और कर्मचारियों में कुछ ऐसा है कि इन दोनों दलों ने कर्मचारियों में अपनी ऐसी तरीके से घुसपैठ कर रखी है कि ये कर्मचारी हितों की बात ज्यादा कम करते हैं और पॉलिटिकली मतलब ये बात उसमें ज्यादा करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में और इस विधानसभा चुनाव में सीपीएम क्या कह रही है कर्मचारियों के प्रति? हमारा ये मानना है कि राजस्थान प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं, उनकी जितनी भी केंद्र के समान भत्ते की मांग है या राज्य सरकार में उनकी जो मांगे हैं, वो हमारा ये मानना है कि उनकी मांगे बिल्कुल जो जायज मांगे हैं, हम उनके साथ हैं। और इन दोनों पार्टियों को अलग रखते हुए हमारा ये मानना है कि कर्मचारी जो है वो अपने संघर्ष के लिए इन दोनों के छाये में न आकर इनके जो सीपीएम की छतरी के नीचे आ जाए। हाँ, वो हमारी छतरी एक जायज कर्मचारी की, जायज विद्यार्थी की, जायज किसान की एक छतरी है, जिसके लिए हम हमारे स्टेट्स के अंदर भी जो हमारे कर्मचारी हैं वो इतने संतुष्ट हैं। आपने इस चुनाव में अपनी सभाओं में आपकी जो मुहिम चल रही है आपके चुनाव की, उसमें पानी और बीपीएल के अलावा कर्मचारियों वाला मुद्दा उठाया गया? हमारे कर्मचारियों के जितने संघर्ष हुए उसमें हमारे कर्मचारी जितने साथी हैं उन्होंने उनकी पूरी मदद की है। ये इलाज तो कांग्रेस ने ये इलाज तो कर दिया इन 5 साल में कि कर्मचारी जो है वो आवाज उठाने की स्थिति में नहीं रहा, लेकिन आपने सीपीएम ने इस विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए बात की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर्मचारी आप एक बात और पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि कर्मचारी हमारे साथ आए, क्या सोच कर आए? आपके 1 या 2 प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, सरकार आपकी कभी बनेगी नहीं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी इतनी तो शायद मूर्खता नहीं करेगा जो आपको समर्थन देगा। सवाल सरकार यानी कर्मचारी जो है कर्मचारी बीजेपी और कांग्रेस की चक्की के बीच पीसता रहे। कहीं तीसरा विकल्प शुद्ध बेईमानी है। वोट मांगने जाने लगे 4 पार्टियां, 1 2 3 4 जी। ईमानदारी की बात है, मेरे कर्मचारी की बात ही बोल रहा है। ये कांग्रेस का पक्ष कर रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का पक्ष ये मान नहीं रहे, मैं मान रहा हूँ। जब जिस स्टेज पे जैसा 2 वर्ग हमें मिलते हैं ना जी, उस जगह हम उस वर्ग की बात भी करते हैं। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, कर्मचारी सब में मिले हुए सुने मेरी बात सुनो। और जहाँ कर्मचारी संगठन के ज्यादा लोग होंगे, जहाँ उनसे हम वोट मांगने जाते हैं, वहाँ हम ये बात जरूर करते हैं कि भाई कुछ गलतियां हमारे से हुई हैं, और गलतियां जो प्रशासन चलाने वाले आदमी से गलती होती है। चाहे वो दशरथ का युग था, चाहे सूर्यवंशी थे, चाहे पांडवों का युग था, गलती होती है। और अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो कांग्रेस उस गलती के लिए माफी मांगने में कतई कोताही नहीं कर रही है, और हम कहते हैं हुई है। जी रूपराम जी, मनोज जी, आप शायद ये कह रहे थे कि जब मैंने ये कहा कि क्या कर्मचारी बीजेपी और कांग्रेस की चक्की में पिसते रहे, तीसरे विकल्प की उसको कुछ कहना चाहते हैं? तीसरे विकल्प के रूप में कर्मचारियों के लिए कोई तीसरे विकल्प के रूप में जो पार्टियां आएंगी, जैसे 5वें वेतनमान के आए रूप में मैं कहूंगा कि जब देवेगौड़ा की सरकार थी उस वक्त उसमें जो भी पार्टियां उसमें सम्मिलित थी, उनके सहयोग से 5वां वेतनमान आयोग सभी कर्मचारियों को तो मिलता है नहीं, वरना बिल्कुल कर्मचारी इनकी चक्की में, सांपनाथ और नागनाथ दोनों जो पार्टियां हैं, इनकी चक्की में पिसता है। दिल्ली में जब तीसरी शक्ति की पार्टी अब ये नहीं कहूंगा कर्मचारी के नाते के सीपीएम का हो, चाहे कोई इनेलो हो और चाहे ये हो, पर ये 2 प्रमुख थे, 2 पार्टियां हमारे यहाँ काम कर रही है। जी मनोज जी, तीसरी शक्ति के रूप में राजस्थान में आपकी पार्टी जो है जोर शोर से दावा कर रही है। कर्मचारियों के लिए क्या आप बोले हैं इस विधानसभा में 50-55? अच्छा मनोज जी, उम्मीद रखे शक्ति बनी है। मैं इनकी बात का पहले जवाब देना चाहूंगा, मनोज जी क्षमा करना। मैं पहले भी टीवी प्रसारण में आया, तब रूपराम जी मेरे सामने बैठे थे यहाँ,
और तब भी इन्होंने मेरा मखौल उड़ाया था कि ये तीसरी शक्ति नहीं, ये कोई तीसरी शक्ति नहीं। अब मूड जी मेरे को जरा आप बताइए, क्या चुनावी सर्वेक्षण तो लोग कर रहे हैं, क्या वो मूर्ख है? क्या आपके पक्ष में तभी आप मानते हैं इन चीजों को? आप देखिए एक मिनट, ईटीवी जो कि राजस्थान का चैनल है, 22/11 को रिपोर्ट प्रस्तुत हुई कि इनेलो को तीसरी शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भरतपुर अलवर में यह स्वीकार किया गया है कि चुनाव केवल कुंवर नटवर सिंह तो योगराज चौटाला के बदले में लड़ा। शेखावाटी बाढ़ में तो बहुत सी सीटों पर हम जीत के नजदीक है। ईटीवी में ये सब चीजें वो बताई गई है कि तारानगर में आप किस विधानसभा क्षेत्र पर आ जाइए। तारानगर में, नौर में, भादरा में, हनुमान में तीसरी शक्ति स्वीकार नहीं करनी, उसका जवाब बता रहा हूँ कल में। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तीसरी शक्ति हैं, तो मनोहर जी यही तो पूछ रहे मैं हैं। बता रहा हूँ ना, आप भादरा में, हनुमानगढ़ में, टीपी में, तुलीबंगा में, सूरजगढ़ में, इन सब जगह पर हमारे प्रतिनिधि आगे हैं। अब और बात सुनिए जरा, अब मैं संग्रह की बात करना चाहूंगा। जब हमारे प्रत्याशी ने यहाँ पर फार्म भरा, उस समय लोग ये कह रहे थे कि भाई ये चौटाला जी का फार्म भराना है, उठाओ दे सब अनुकूल सवाल तो चौटाला नहीं आती। अब मुझे बताइए जरा, फिर उसके बाद में क्या हुआ? विरोधी पहले हमारे बारे में ये कह रहे थे कि भाई इनको 2000 मत भी नहीं आएंगे। अब वो 5-7 दिन पहले 5000 की बात करने लगे, फिर वो कल से 15000 की बात करने लगे, और धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करेंगे कि काशीराम जाकर यहाँ से जीतेगा, यहाँ से इस विधानसभा। ये तो आपने जीत का गणित बताया। बात समझे तो तीसरी शक्ति की तरफ बात मेरी आप बात सुनिए जी। अब जो बात हमारे पास है कुछ दिन शेष है, और इसमें 4 तारीख को स्वीकार करेंगे कि काशीराम जाकर यहाँ से विजयी हो, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2000 की बात करेंगे, कभी 3000 की बात करेंगे। ये बात किस आधार पे कह रहे हो आप? मैं बताता हूँ ये बात, ये विषय अभी बात करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी जीत क्यों होगी और किस प्रकार से होगी, किसी शक्ति में क्यों है। मैं कारण से बता रहा हूँ आपको। मैं देखिए, कांग्रेस का ग्राफ निरंतर नीचे आ रहा, चुनावी सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि 70 से 80 सीटों से ऊपर नहीं जा रही है कांग्रेस, 50 से 60 से ऊपर बीजेपी नहीं जा रही है, और तीसरी शक्ति राजस्थान में बहुत प्रमुख शक्ति होगी। ये चुनावी सर्वेक्षण कह रहे हैं। माननीय बाबू जी, एक मिनट साहब, प्लीज मुझे मेरा उत्तर दे दें। बहुत तीसरी शक्ति बननी है, बोलो फिर बात नहीं करता। किसानों की नाराजगी, बाजरा कहाँ बिकता है, राजस्थान का जाकर कह रहे हैं ना, ब्लैक है बाजरे को, वो आपकी नजर में है, वो आपकी नजर में है, क्योंकि आप तो झूठ के पुंदा ही करेंगे ना, उस बात करेंगे। बिजली समस्या की बात तक आती है, बिजली समस्या का निराकरण राणा जिस तरह से किया गया, उस तरह से करने की हमने अपने मैनिफेस्टो में बात की। हमारे पास नेतृत्व विहीन बंगारू दूधदेव पार्टी जो हमारे सामने बीजेपी जिसे आप कहते हैं, उसका ग्राफ निरंतर नीचे है, जो भ्रष्टाचार के, आतंकवाद के नाम पर ये लोगों को बहकाते रहे, रामलला के नाम पर ये बहकाते रहे। आपने तीसरी शक्ति का जोरदार समीकरण बता दिया। एक मिनट साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्थानीय मंत्री जो शिक्षण संस्थाओं के प्रति व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पे, निराकरण की बात, क्या स्थिति रही उसकी? क्या क्या कोई दायित्व नहीं बनता इस समाज का? तीसरी शक्ति ग्रामोद्धार में फोटो खा दी, वो ये बात बात आपके सामने पूछ रहे हैं। श्री बाबू जी, आपसे निवेदन ये है, मूल बात आपने अपनी बात रखी, तीसरी शक्ति मान गई, ये जो मंच बैठा है इस वक्त आपकी तीसरी शक्ति का जो निर्माण का जो मसाला था, कर्मचारियों कह रहे हैं कि आप किस आधार पर कह रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं संचालन करते हुए आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप अभी बात चल रही थी हमारी कर्मचारियों के लिए, मैंने अशोक जी से निवेदन किया था कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों चक्की के 2 पार्ट है, और उसके बीच में कर्मचारी पिस रहा है, और यही मूल भाव था श्री गढ़वा साथी का, जो कर्मचारी नेता के रूप में यहाँ पधारे हैं। क्या तीसरी शक्ति पहले कर्मचारियों के लिए करती रही है, या आगे क्या? अब आप केंद्र में बीजेपी की सरकार जी, यहाँ पर हमें मानव पार्टी हमारी बात वहाँ पे हमारे जिले में हमारी बात आपके 5 हाथ खड़े होने से चलती है, ये हमारे पार्टी मत कहिए वो उसके हिस्से हम, लेकिन उसके अंदर उसको स्वीकार भी करेंगे। एक बार बात आप मानते हैं राजस्थान में कर्मचारियों की दुर्गति हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसमें आप क्या सहयोग सरकार में हम नहीं थे जो इन्होंने स्वीकार किया, वो किसने बनाई? तो देवीलाल ने बनाई थी देवगढ़ सरकार, उसी ने 5 में स्वीकार किया था। कर्मचारियों के प्रति क्या गवर्नमेंट बनी ये
ये कांग्रेस जी कहना कई बार मैं उठापट में तो हिसाब रखना। देवगौड़ा की सरकार में कांग्रेस को भी सहयोग हो, 1 लाख कभी ना करो न दे। वो देखो ये है आप मैं बता दूं, अगर देवगौड़ा सरकार की बात है, मेरी बात सुनो, सरकार की बात अगर है। आप देवगौड़ा को श्रेय दे रहे हो बार-बार, वो देवगौड़ा को श्रेय दे रहे हैं ना जी, तो उसमें 112 13 सीट हमारी भी थी, सहयोग हमारा भी था। जी रूपराम जी, जिस प्रकार आप एक इसमें ये भी थे। देवगौड़ा की सरकार का नेतृत्व जो था वो रियल में प्रगतिशील लोगों के हाथ में हाँ, था। ये भी थे। सबसे बड़ी बात ये थी, इस इसीलिए बात पे एक्सेप्ट हम करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जब तक तीसरा पक्ष वो भी लेफ्ट सपोर्टेड नहीं होगा, जब तक कर्मचारी की बात नहीं सुनी जाएगी। आपने उस मुद्दे पर अंतिम बात कह दी थी। आप बीजेपी का गठबंधन एक बात क्या था, और कांग्रेस का गठबंधन दोनों में हो रहा है। देखिए मैं आपकी बात मेरी बात उन्होंने कहा कि बीच में क्या है ये डीसी साहब वो बातें ये कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि गणमूंगा मोती मत झड़कार हो या रोजगार मिले को नहीं, वह जटलक पतियां रो रात जठे भूखा रो पेट पड़े को नहीं। ये कर्मचारियों की स्थिति तो ये हो रही है। मैं माननीय बाबू जी से पूछना चाहूंगा और बीजेपी के इधर हमारे साथी रूप सिंह जी कंवर है, इनसे भी पूछना चाहूंगा और भाई बड़े भाई रूपराम जी से भी मैं अर्ज करूंगा। भाई ने रखी बात, बाबू जी ने बहुत अच्छी बात रखी कर्मचारियों के हित में कि मीरा कॉलेज की क्या स्थिति है। उसके पहले देखो, कर्मचारियों वो को अपना तनख्वाह नहीं मिली। कर्मचारियों के हितों में जिनको 2-2 साल से एक बहुत अच्छी चलती हुई संस्था में, चाहे उसके प्रभारी पहले चाहे कांग्रेस के हो कोई हो, वो चाहे कोई, मैं नहीं जाऊंगा कि वो कौन है, चलती हुई एक अच्छी व्यवस्था में व्यवधान आया और कर्मचारी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुआ करते। कर्मचारी अपना काम करते हैं और कर्मचारियों को 13-13 महीने तक ज्वाइन नहीं मिलने ग्रांट को देना और ग्रांटें रुकी। वास्तव में ये मीरा कॉलेज की भी कहूंगा, और उसमें बीजेपी के लोग भी वहां अखाड़ा बना रखा है, कांग्रेस के लोगों ने भी वहां अखाड़ा बना रखा है। माननीय मंत्री महोदय ने भी बीच में यानी आकर के उसका सुधार करने का प्रयास किया या नहीं किया, ये आपके सामने है, आप लोगों ने देखा होगा। और ग्रामोत्थान विद्यापीठ माननीय चौटाला जी उसके अध्यक्ष हैं और माननीय चौटाला जी से मैं अर्ज करना चाहूंगा जब भी वो इसको सुने कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ का ये बहुत अच्छे ढंग से सुधार करे। वहां के 13-13 महीनों से या 2-2 साल हो गए कर्मचारियों की हालात, यानी वो ठीक ढंग से पूछे। वहां जो प्रशासन करने वाले लोग हैं, जिनके लोग हाथों में उन्होंने प्रशासन दे रखा है, उसमें जरा गौर करें। आप भी प्रोफेसर हैं वहां उस संस्था में थे और आपके छोटे से लेकर के रामचंद्र जी के शासन के बाद जो शासन है उसमें कर्मचारियों को तनख्वाहें दो शासन क्यों लाए होते? ये गलत क्या कर रहे हो? दो शासन क्यों लाने के बाद में देखिए बात मान लो ये चौटाला जी को ग्रामोत्थान विद्यापीठ के मामले में बिल्कुल सुधार करना पड़ेगा। स्वामी केशवानंद जी की संस्था है, उसमें कर्मचारी है। आपकी भावनाएं अग्रणी है। इधर हमारी मीरा कॉलेज भी है, मीरा कॉलेज का भी हाल खराब हो रहा है, इसलिए यही कहा जा रहा है कलासा जी मेरे द्वारा। मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षण संस्थाओं में राजनीति से हट करके यदि ये 2 इंस्टीट्यूट बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, उत्तरी भारत के प्रमुख इंस्टीट्यूट है, इनमें राजनीति नहीं, इनको राजनीति से अलग रखते हुए क्या सरकार की शिक्षा के प्रति नीति क्या है? ग्रांटों को क्या इसी नीति कहते हैं क्या? आपकी बात आती श्री कड़वासरा जी, जिस प्रकार इस विधानसभा क्षेत्र में पानी के मुद्दे का श्रेय लेने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रही है, ठीक इसी प्रकार है 5वें वेतन आयोग की बात अभी आई, तो 5वें वेतन आयोग में रूपराम जी कह रहे हैं कांग्रेस भी शामिल थी, सीपीएम कह रहे हैं कि प्रगतिशील लोग वहां थे, श्री बाबू जी ये कह रहे हैं कि हमारी भी उसमें भागीदारी थी। इस मुद्दे पर आप श्री रूप सिंह जी शायद ये दावा नहीं कर रहे हैं, तो इस संबंध में कोई आप इनसे पूछना चाहेंगे? इनका तो गठबंधन वाप भी है केंद्रीय सरकार। 5वां वेतन आयोग का श्रेय किसको देना चाहिए? 5वें वेतन आयोग का श्रेय जो प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग, मैं तो उनको देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। अभी आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसके बाद में आर्य जी इसका विश्लेषण करेंगे। आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि जब एक कर्मचारी का 2, 5, 10 रुपए बढ़ाना होता है तो उसमें ये कह दिया जाता है कि सारा कुछ कर्मचारियों को क्यों, और भी बहुत सारे वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं और वर्ग हैं। जबकि एमएलए और एमपीज की सैलरी और सुविधा बढ़ाने की बात आती है तो वो सारे एक मत बिना विचार के और जल्दी में वो बिल पारित कर देते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे। मैं माननीय मतदाताओं से एक अर्ज करना चाहूंगा, इस प्रदेश की जनता से भी अर्ज करना चाहूंगा कि जब चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो, उसमें सारी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो चाहे मार्क्सवादी तक भी उसमें शामिल है।
जब उनके हितों की बात आती है कि जब उनके वेतन और भत्ते जब बढ़ाने की बात आती है तो एक स्वर में वो अपना हाथ उठाते हैं और सारे के सारे प्रस्ताव एक मुश्त पास कर दिए जाते हैं। उस वक्त इस प्रदेश के किसानों की व्यथा को, इस प्रदेश के कर्मचारियों की व्यथा को कोई नहीं सुनता। और उसमें जहां मैं आपको कह रहा था भत्ते की बात है कि देखिए फर्नीचर की सुविधाओं के लिए भी 50,000 रुपए का फर्नीचर है वो मुफ्त दिया जाता है, चाहे वो जो चुन करके जाता है। चिकित्सा सुविधा के लिए उस विधायक और उसके परिवार के सदस्यों के लिए सारी सुविधाएं मुफ्त होती है। यात्रा भत्ता, रेल से यात्रा करने पर उन्हें 50,000 रुपए है वो प्रतिवर्ष रेल के कूपन है वो जारी किए जाते हैं और वो अपने आगे चहेतों को ही देते हैं। उनसे कूपन की यात्राएं करते हैं, सारी वो यात्राएं कर ही नहीं पा रहे। और उसके बाद मूल निवास से जयपुर साथ लाने और ले जाने की सुविधा वो मांगते हैं। सर्किट हाउस में जब रुकते हैं डाक बंगले में और नई दिल्ली के राजस्थान भवन में तो उन्हें सारी की सारी सुविधाएं दी जाती है। जबकि एक किसान है तो माने ना माने एक बात जी ऐसा तो माने ना माने ई बेईमानी में ई मूल बता सुविधा में नहीं बठू लेके सारा ना एमएलए एमपी मिनिस्टर से पूछे अगर हमारे से राजनीति का हूँ या राजनीतिक पार्टियां अगर नो राजनीति एक्सपेक्ट नहीं तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4 मौजूद गुजरो कोई मनोहर लाल जी एक बात कहना चाह रहे हैं कि जनता को मारेंगे। एक एमएलए और एमपी इतनी बड़ी सुविधा करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आप सारे दूध के धुलवे नहीं हो जो बताए, यानी इस प्रदेश की जो जनता है वो कर्मचारी है और जो जनता किसान जनता है उनके साथ जब व्यवहार करते हो, जब कर्मचारियों की बात आती है तो आप बरगलाने लग जाते हो, प्रदेश की जनता को बरगलाते हो, किसानों को बरगलाते हो। सारा माल इन कर्मचारियों के हवाले कर दिया, ये कर्मचारी है प्रदेश को लूट करके खा गए। उनका अगर 10 रुपए बढ़ाने पड़ते हैं तो बड़ा बोझ पड़ता है इनके ऊपर, और अपने भत्ते जब बढ़ाते हैं तो किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ता। जब ये प्रदेश की जनता की तरफ इन्हें कोई ख्याल नहीं रहता, यानी काम के बदले अगर वो उसके एक इंक्रीमेंट बढ़ाने की जब बात आती है तो वो बहुत उसमें यानी जोर लगाते हैं और इतना बड़ा प्रचार करते हैं कि कर्मचारियों को इतना कुछ हमने लगा दिया जिससे हमारे प्रशासनिक आर्थिक ढांचा है वो चरमरा गए। जी मनोहर जी, आपकी ये बात जो है इस रूप में हम पूरी मानते हैं। आपकी जो सुविधाओं का जो एक लंबा वो पढ़ के बता रहे हैं, इसकी टोटल बता दीजिए। आपकी एक एमएलए जो है 1 महीने में या 1 साल में कितना कानूनी रूप से कमाता है? कुल लगभग 60 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए लेकर के भी, और ये सारा जो ये उसमें नहीं आता जो भी इसमें आपकी बात आ गई जनता के सामने, सबके सामने आ गई कि एमएलए और एमपी जो है वो अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा असेंबली और पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, लेकिन अगर मिनिमम मजदूरी बढ़ाने की बात आती है, मिनिमम एज पेंशन के मामले में ले लीजिए। अभी चाहे मान लीजिए केंद्र की सरकार भी है और यहाँ राजस्थान की सरकार भी है, वो दोनों एक दूसरे पे लिपापोती, जिस तरह अकाल के मामले में ये कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं, केंद्र वाले कहते हैं हमने इतना पैसा दिया, हमारा दिया हुआ पैसे ये लगा करके वाई लूट रहे हैं। और जब कर्मचारियों की बात आती है पेंशन के रूप में, अभी जो नए कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनकी पेंशन है वो बिल्कुल एक नया नियम बना करके वो समाप्त। जी धन्यवाद करवासरा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि एमएलए और एमपी के जो भत्ते और सुविधाएं बढ़ती हैं वो बेतहाशा बढ़ी हैं कर्मचारियों की कंपैरिजन में। और कर्मचारी का जब 1 रुपया ही बढ़ाना हो तो उसमें सारी पार्टियां कंजूसी करती हैं। श्री आर्य जी, अब इस बहस के प्रथम दौर में हमने क्या बातचीत की है भद्रता, उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में सुनना चाहिए। आज की इस परिचर्चा के इस प्रथम भाग की जो आपसे विचार विमर्श है, मैं समझता हूँ काफी सार्थक रहा है। कर्मचारियों ने अपनी व्याख्या कही और राजनीतिक पार्टियों ने चाहे मतों को देखकर ही अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। इससे संबंधित 2 बातें हैं। एक तो लोकतांत्रिक नेतृत्व को इस बात के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा कि जब वह किसी की व्याख्या सुनते हैं, किसी कर्मचारी की बात करते हैं या किसी हित की बात करते हैं, तो उन्हें वही दृष्टिकोण रखना चाहिए जो वह सत्ता में होते तब रखते हैं। जिसका परिणाम है कि जैसे कर्मचारी नेता बता रहे हैं कि भाजपा जब सत्ता में थी तब उसका दृष्टिकोण कर्मचारियों के विरुद्ध था, जब भाजपा सत्ता से बाहर आई तो वह अपने आप को कर्मचारी
कर्मचारियों का हितैषी कहने लगी, इसी तरह कांग्रेस जब सत्ता से बाहर थी तो उसने अपने आप को कर्मचारियों का हितैषी कहा, और जब सत्ता में आई तो वही कर्मचारियों को अलग बात कहने लगी। तो यह कटिबद्धता नेताओं को, नेतृत्व को माननी होगी कि जो भी बात करें, जिसके प्रति भी हमदर्दी रखें या जिसके प्रति भी विरोध रखें, इस बात का विश्लेषण करें, ये ध्यान में रख के करें कि जी मैं सत्ता में हूं तब क्या मैं इसी बात पर स्थिर रह सकूंगा। दूसरी बात, इसी राजनीतिक नेतृत्व को एक बात और माननी पड़ेगी, केवल इस देश को, इस समाज को राजनेता नहीं चला रहे हैं, कर्मचारी उनसे कहीं आगे हैं। कर्मचारी अपनी जिंदगी लगाकर इस देश को चलाने का प्रयास करता है, उसके हितों की अनदेखी नहीं हो सकती। उसके हितों की अनदेखी कर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा, मैं समझता हूं कहीं भी सार्थक परिणाम नहीं आ सकते। इन राजनेताओं की नीतियां क्रियान्वित नहीं हो सकती। धन्यवाद। मतदाताओं से जो सवाल है वो भी मेरे ख्याल में इसी दौर में पूछ लिए गए। आज जो टेलीफोन के माध्यम से मतदाताओं के सवाल आए हैं, उसमें एक सवाल एक राजनीतिक पार्टी से है और 2 सवाल सभी राजनीतिक पार्टियों से है। कांग्रेस से सवाल है कि आपने अपने घोषणा पत्र में 5 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र 30 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर सिंचित करने का वायदा किया है। ये पानी आप कहां से लाएंगे? ऐसा है कि राजस्थान सरकार इरिगेशन डेवलपमेंट पे उसी पानी को उचित साधन बना करके, जैसे नहरें पक्की, खाड़े पक्के, एनिकेट्स, इस किस्म की व्यवस्था करके जो पानी वेस्ट जा रहा था उसको बचा करके, और वो पानी जो है जमीन को और ज्यादा मिलेगा, उससे इरिगेशन बढ़ेगी। और इसी से ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसमें चुनाव घोषणा पत्र में, इससे ये पूरे हो जाएंगे निश्चित हो। आप वाटर मैनेजमेंट तकनीक जो है उसको, वाटर मैनेजमेंट तकनीक को जो है डेवलप करके, मॉडर्नाइज करके हम जो सेविंग करेंगे, उससे ये इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। आप किसी एरिया का पानी काटेंगे नहीं, बल्कि उसी पानी उसी से पानी को एक निवेदन कर दें, मैं पूछना चाहूंगा जी, अब क्या अपनी क्षमता का पूरा पानी राजस्थान दे रहा है? अपनी पूरी क्षमता का पूरा पानी राजस्थान लेने की स्थिति में कभी नहीं है। हाँ, क्योंकि जितनी फील्ड आप बताओ तो दीजिए मेरे को। राजस्थान कैनाल में जितनी भी क्षमता है उससे कम पानी आता मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इंटरस्टेट एग्रीमेंट है इन बिटवीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान। ये टेक्निकल मामला है, बीबीएमबी इसकी इंचार्ज है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट जो है इसको डोमिनेट करती है या इसका प्रबंधन करती है मैनेजमेंट करती है। जो पानी हमारे शहर में उन एग्रीमेंट्स के तहत जितना हमारा हिस्सा बनता है, डैम की कैपेसिटी, तो कई चीजें हैं, बहुत लंबी चीजें हैं, टाइम थोड़ी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। डैम की कैपेसिटी इस मतदाता का जो सवाल था उसका जवाब आपने दे दिया इस रूप में कि हम पानी उतना ही है जितना हमारे हिस्से का पानी है, उसका मैक्सिमम यूज करेंगे। वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है उनको हम सुधारेंगे, पीछे सुधारेंगे। धन्यवाद। एक मतदाता है वार्ड नंबर 11 संग्रिया से, सुनील धारनिया। उनका एक संग्रिया के परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक दलों से सवाल है। उनका कहना है कि ये शाश्वत सत्य है कि संग्रिया में नशीले पदार्थ, स्मैक इत्यादि का विक्रय बेबाक जारी है। क्या राजनीतिक दल इससे बेखबर है? और यदि उन्हें खबर है तो क्या इस कार्य के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है? कोई भी जवाब इस संबंध में बोलना चाहिए। बहुत खतरनाक ये सामाजिक मुद्दा है। हम सब लोगों के किस रूप में प्राप्त है? ये इसको बंद करवाने में ये बंद क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा है कि ये बहुत बुरी चीज है और प्रशासन अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता है। एमेच्योर डेमोक्रेसी इंडिया की, जब अमेरिका और इंग्लैंड की तरह 200, 150, 100 साल हो जाएंगे, उस वक्त इस किस्म के जो एविल्स हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और आज इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ गैंग्स हैं, और उसका कारण ये है कि राजनीति में गुंडा, ब्लैकिस्ट और किस्म के लोग जो हैं ज्यादा हावी हुए हैं। इसमें आप सफाई पेश करने की कोशिश न करें। इसका मुख्य कारण पर आप आइए। यहाँ विधायक भी रहे हैं केसी विश्वेश्वर साहब कांग्रेस के, आपके मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ जो आज थाना प्रभारी बैठे हैं
केसी बिश्नोई जी के किस ढंग से लाए गए हैं, आप उस मुद्दे पर आइए। वो आज मौन है, आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे। मैं बताता हूँ आप किस ढंग से जाएंगे, इसका मतलब क्या है मेरे को बता दीजिए। मैं अभी आपको सीधी भाषा में समझा दूंगा। ये आदमी भी, जिस आदमी को आप यहाँ किस ढंग उस ढंग में कह रहे हो, ये आदमी भी आपके रिजीम में कहीं अच्छी जगह रहा हुआ है, अनइफेक्टिव नहीं है। केसी बिश्नोई साहब, देखिए श्री रूपराम जी और श्री रूप सिंह जी, व्यक्तिगत बात नहीं, जो यहाँ जो भी प्रशासन का या जो भी व्यक्ति जो यहाँ नहीं है मैं जवाब देता हूँ एक मिनट। आप इसको कह रहे हो कि ये मतलब प्रशासन करवा रहा है, आपका कहने का तात्पर्य यही है। तो आप 5 दिन पहले आपने अखबार पढ़ा होगा, 5 या 6 दिन की बात है, आपने पेपर पढ़ा होगा। ये मैं मेरी तरफ से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ। हमारे अगर वो केसी बिश्नोई के आदमी है तो सीआई साधु शहर ने 25 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी, और वो स्मैक कहाँ मिली आपको पता है? होशियार सिंह यादव के भतीजे के घर। और आगे सुनते या तो इस इशू को उठाना है क्या? इस इशू को मैं इस रूप में समाप्त करना चाहूंगा। आप मतदाता ने बात की को बलि का बकरा बना रहे हैं इसके बीच में। जी हाँ, देखिए ये बात प्रशासन के रूप में यहाँ के उदाहरण के रूप में यहाँ के एसडीएम रतन सिंह गिलांबा है, बहुत अच्छे प्रशासन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे विभाग में भी हो सकते होंगे। मैं जहाँ तक नहीं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मिली भगत ना उसमें मतदाता ये जिस मतदाता ने सवाल पूछा है, इस बहस को टैकल कैसे किया जाएगा? सवाल पूछा है कि यहाँ स्मेक जैसे बहुत नशे प्रचलित है, उस मैं इस बात से जो है ना नहीं कर रहा जी, और हम हर जगह ये कह रहे हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है खराब हो रही है। ये हमारी मेंटलिटी जब तक चेंज नहीं होगी, सामाजिक व्यवस्था जब तक चेंज नहीं होगी, हमारी सोच चेंज नहीं होगी। ये मतलब आज माहौल ये हो रहा है कि पैसा पैसा समय की बाध्यता को देखते इस बात में एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप ये कह रहे हो ये नशा जो बढ़ा, इसमें क्या आपकी सरकार पूर्ण दोषी नहीं है? बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, इसलिए बेरोजगार निश्चित रूप से दिल्ली में तो राहत करना रहे हो, तो बेरोजगारी खत्म कर दी है। अगर खत्म कर दी आप इसको मैं मानने तैयार हूँ। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन आपको शायद ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपकी केंद्र सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही है। उसी के उस आदमी की क्या हालत होगी जो नौकरी लगा हुआ है, प्रोग्राम बना रखा है पूरा, जो नौकरी लगा हुआ है उसको ही हटा रहे हैं। आपको कितने रोजगार दिए? दिल्ली की सरकार छोड़ो फेटा लगा उन्होंने। एक सवाल मतदाता से आज की राजनीतिक व्यवस्था पे है कि नेता जब इलेक्ट हो जाता है, चाहे वो एमपी बने चाहे वो एमएलए बने, जब अपने क्षेत्र में वापस आता है तो वो किस आधार पर, किस नैतिक आधार पर भत्ता मांगता है उस क्षेत्र में रहने का? क्या समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आने वालों को भत्ता लेने और अन्य सुविधाएं लेने का अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। मतदाता का प्रश्न बिल्कुल सही है और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब जो ये कह रहे हैं ना कोई अधिकार नहीं, तो ये अगर आप ये बात कह रहे हो तो आपको अभी तक तो आप 1 साल तो राज में रहोगे, आप इस बात को सेंटर में एक्सेप्ट कर लीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं राज्य में स्वीकार राज्य स्तर पर जाते हैं। आपके प्रत्याशी एमएलए जीत जाते हैं, क्या वो भत्ता नहीं लेंगे? वो और आज हमारा जारी कर दिया गया है, उस घोषणा पत्र को कल आएगा। मैंने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके जो एमएलए बनेंगे, बाकी बच्चे जिनको रात के बच्चे जिनको मिलेंगे नहीं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं जवाब दूंगा। सरकार तो बनेगी हमारी, तो मंत्री तो भत्ते लेंगे, इनके एमएलए बनेंगे। अगर इनके एमएलए तनख्वाह भत्ते सुविधाएं नहीं लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कांग्रेस की लोग भी ये सुविधा और भत्ते नहीं लेंगे। आपका जवाब आपको मिल गया। इस बता क्या है अगर ये नहीं लेंगे तो मानने की बात तो कीजिए। बड़ी अच्छी बात है। प्लीज इस मतदाता का ये सवाल जो इस रूप में बहुत सारगर्भित है और इस सवाल का जो प्रत्युत्तर मिला है आप लोगों की तरफ से वो बहुत ही अच्छा है।
श्री रूप सिंह जी ये कह रहे हैं कि हमारे अगर प्रत्याशी जीत जाते हैं तो ये सुविधाएं विशेषकर भत्ते जो हैं अपने क्षेत्र में आने का भत्ता नहीं लेंगे, हमारे भी नहीं लेंगे। और आप भी कहा नहीं लेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो जी, और कंडीशन है आपकी भी अगर है पूछना चाहूंगा आप दोनों पार्टी नहीं बैठे हैं, आपके जो बनने वाले मुसलमान ऐसा है कुछ कमिटमेंट करने के लिए हिदायत देते हम जरूर बात करेंगे। मैं यहाँ पे कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, मैंने ये कहा है कंडीशनल है। अगर बीजेपी के विधायक ये सुविधाएं प्राप्त नहीं करेंगे तो कांग्रेस के विधायक भी ये सुविधाएं नहीं लेंगे। जी धन्यवाद। हमारे की घोषणाएं हैं, आपके घोषणा पत्र में ये बात नहीं है। प्रश्न है ये घोषणा पत्र कोई गीता का पाठ नहीं है। गीता का पाठ क्यों नहीं? ये मैं जानता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मेट्रो रेल कहाँ चलेगी? आपने मेट्रो रेल कही है। जी धन्यवाद श्री खड़वा सर जी। आज की जो परिचर्चा थी सबसे ज्यादा हम इस बात पर बल देना चाह रहे थे कर्मचारियों की तरफ से और कोई कर्मचारी संघों की तरफ से, और कर्मचारियों की कोई व्यथा कथा में कोई कमी रह गई है तो ये सब प्रतिनिधि जो है आपकी बात सुनेंगे और ये चर्चा का अंतिम दौर है। कर्मचारियों के जहाँ तक सवाल है वहाँ कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूंगा कि जो हमारे कर्मचारी अभी जो प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है जिस प्रदेश में, पहले का भी चलता आ रहा है, बीजेपी का भी आया और अब कांग्रेस का भी पूर्ण होने को गया। 1 तारीख को मतदाता पे निर्भर करेगा कि वो कहाँ इनको पटकनी देगा। कर्मचारियों के साथ इनकी नीति देखिए, कर्मचारियों को दड़ी बना रखा है जी। एक गेंद है, जहां कर्मचारी के हित की बात, कोई भी थोड़ी सी हित की बात आती है, ये काम करना है। जिस तरह एक प्रश्न आया कि कोई भी शिक्षक के रूप में ले लीजिए या कर्मचारी के रूप में, ज्यादातर वही चलता है क्योंकि ज्यादा संख्या शिक्षकों की है। जब उससे कोई भी काम लिया जाता है, जो प्रशासनिक काम, पढ़ाने का काम, तो ये कम लेते हैं, या तो ये पशु गिनवाते हैं कि पशु गणना का काम है वो शिक्षक ही करेगा। बच्चे जिससे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, स्कूलों में इन्होंने यानी 60 के 1 अनुपात में, जिस तरह प्राइमरी स्कूल खोले हैं उन पे अगर 100-150 बच्चे हैं तो यानी 100-150 पर 2 शिक्षक ये लगाते हैं। और मिडिल स्कूल में यानी 1 से लेके 8वीं तक की कक्षा में 4 और 1 के अनुपात से अध्यापक लगाते हैं। आप अंदाजा लगाइए जी, 4 और 1 के अनुपात में वो बच्चे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सर समय की बात, राजीव गांधी पाठशालाओं में 40 रुपए दैनिक दिया जाता है उनको, और एक न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए बैठती है। आपने कर्मचारी बोल रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मैं इस बात का खंडन करना चाह रहा हूँ कि कर्मचारी के नाते मैं इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि क्या शिक्षक को इस कदर आप उसको तंग करने के बाद में आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्र निर्माता का रोल अदा कर देगा? ये आरोप आपका कांग्रेस पर है या बीजेपी पर है? देखिए, ये तो अब कांग्रेस ने शुरू किया। जी अब समय की बाध्यता है हमारे पास। एक सवाल आपसे तबादला उद्योग नाम से एक उद्योग जो है इन 5 साल में सर चढ़ के बोला, और आपके गहलोत साहब ने ये कहा कि 200 मुख्यमंत्री हैं इस राजस्थान में, और सब मुख्यमंत्रियों को, सब 200 मुख्यमंत्रियों को ये छूट है कि वो चाहे सालाना ले, चाहे हफ्ता ले, या जैसे भी ले। इस जो बात कह रहे हो, मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। इसका कारण ये है कि राजनीति में बहस हुआ है जी, इसमें मानने में कोई मुझे जो है तकलीफ नहीं ये है। टोटल गिरावट का परिणाम बता रहे हैं। ये राजनीतिक गिरावट डीसी साहब, ये इन्होंने डिजायर उद्योग बना दिया। वो आपको मादा उद्योग है, ये इंडस्ट्री कह दीजिए। मैं जो बात प्रत्यक्ष हो रही है उसको मैं आज मतदाता के सामने अगर ना करता हूँ तो मतदाता मेरे को ये कहेगा कि ये साफ झूठ बोलते हैं। जिस कर्मचारी ने अपना ट्रांसफर कराने के लिए 10, 20, 50 हजार आपके चैनल में किसी को दिए हैं, उससे भी तो क्या इस बात से मैं आपके चैनल का मैं एज होल देखो, मैं इस बात से जो है आपकी कोई व्यक्ति पर नहीं, व्यक्ति पर नहीं अब ये मैं मानता हूँ कि जैसी डिजायर वाली बात है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी। और कांग्रेस आने वाले समय में इस धंधे को कतई बंद कर देगी। ये क्या विश्वास दिलाते हो? अगर इस बार अगली असेंबली आपकी बनी तो बंद कर देगी। अगर बने तो असेंबली में तो है ही नहीं। धन्यवाद श्री रूप सिंह जी, एक सवाल इस परिचर्चा के अंत में। जी सर, बीजेपी का कर्मचारियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, कंट्री वाइड ऐसा बीजेपी शो करती रही है।
और बीजेपी सदा ये कहती रही है कि इनकम टैक्स कम से कम 1 लाख से पहले नहीं लगे। और अब केंद्र में सरकार है और इनकम टैक्स का मुद्दा जो है वो केंद्र का है। इस संबंध में कोई काम ऐसा किया है या करने जा रहे हैं, इस संबंध में सारे कर्मचारी जो है वो सुनना चाहेंगे आपकी जुबान से, जिससे कर्मचारियों का मन जीता जा सके। बिल्कुल जी, कर्मचारियों के प्रति अब जो सरकार जो बात रख रही है, केंद्र में ये 2-3 बार मुद्दा भी उठा था इस बात का किया जाए, लेकिन पूर्णतः सहमति इस पे नहीं पाई और बार बार विचार हो रहा है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये पूर्णतः निश्चित हो जाएगा। घोषणा पत्र में शायद ये सम्मिलित भी हो। धन्यवाद। आज की परिचर्चा शायद सम्मिलित तो घोषणा पत्र में सम्मिलित तो नहीं है। आपने देखा घोषणा पत्र जी, शायद कोई कहना है, मैं तो कह तो रहा हूं उम्मीद किया आपके नहीं। जी हो गए श्री आर्य जी। मतदाता सब देखता है और मतदाता को वही बात कहनी चाहिए जो आप पूरी कर सकें। परिचर्चा में ये चलती रहेंगी और परिचर्चा में आने वाले प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने वादों को मन टटोलकर, अपनी आत्मा से टटोलकर फिर करें, क्योंकि ये परिचर्चाओं का क्रम निश्चित रूप से जारी रहेगा और आपका आत्म विश्लेषण भी होता रहेगा। धन्यवाद आर्य जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कर्मचारी नेता श्री गढ़वासका जी का। श्री मनोहर जी के पास बहुत कुछ था, थोड़े पत्ते खोले हैं। कर्मचारियों की सारी व्यथाएं जो हैं वो नहीं खोल पाए, शायद और मौका मिलेगा और बात होगी। और आपने जो कर्मचारियों के मुद्दे जो रखे हैं उस पर कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा सा वायदा ये किया गया है कि कर्मचारियों के प्रति हमारी पीछे कोई कमियां रही है वो आगे से नहीं होगी। आशा करते हैं कि ये प्रतिनिधि जो बात करें इसका असर जो है वो आने वाली असेंबली में जो भी हो उस पर पड़ेगा। श्री रूप सिंह जी तंवर जो बीजेपी से पधारे, आपने बहुत अच्छा पक्ष प्रस्तुत किया। श्री रूपराम जी, जैसा कि मैं परिचर्चा की शुरुआत में कह रहा था, हमें सबसे वरिष्ठ और एक वैचारिक साथी हैं, कांग्रेस की तरफ से जोरदार तर्क प्रस्तुत किए और बहुत सारी साफ गोई जो है वो मतदाताओं के सामने रखी।